डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस वॉर को इनिशिएट किया था, इस ईरान वॉर को इनिशिएट किया था, उनकी ये हालत आ गई है कि अब वो इनसिक्योर नजर आ रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और वो कुछ भी अनाब शनाब इस समय पे कमेंट्री कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली नाटो के मेंबर कंट्रीज को ये वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में यूएस की मदद नहीं करी तो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ये चीज अच्छी नहीं होगी। नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मार्क रट, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो पूरा मैटर है, ये यूएस का अपना मैटर है। यूएस ने ये रायता फैलाया है तो यूएस ही साफ करेगा। हम इस मैटर में इन्वॉल्व एज एन अलायंस नहीं होंगे, एज एन अलायंस हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मगर अगर नाटो की मेंबर कंट्रीज इंडिविजुअल लेवल पे यूएस की मदद करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। नाउ इसी के नाम पे यूके, यूनाइटेड किंगडम ने यूएस को सपोर्ट करना शुरू किया है इस नाम पे कि एक ईरानियन ड्रोन, ऐसा बताया जा रहा है कि ईरानियन ड्रोन ने साइप्रस के ऊपर जो यूके का बेस था, मिलिट्री बेस, वहां पे अटैक किया और उसी अटैक के रिएक्शन में यूके इस समय पे यूएस को सपोर्ट कर रहा है। यूके के अलावा फ्रांस ने, ग्रीस ने भी अपनी मदद देने के लिए बोला है यूएस को। एंड एट द सेम टाइम डेनमार्क का केस थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, ग्रीनलैंड का इलाका जिसके ऊपर डेनमार्क का कंट्रोल है, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने उस लैंड, ग्रीनलैंड को क्लेम करा था। उन्होंने बोला था कि हम इसको जीतेंगे, चाहे बल लगा के जीतें या बुद्धि लगा के जीतें, मगर ये हम अपने कब्जे में करेंगे। डेनमार्क इन सब चीजों के बाद डेनमार्क बहुत परेशान था इस चीज की वजह से। नाउ डेनमार्क उसके बावजूद भी यूएस की मदद कर रहा है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अगर जो कंट्रीज जिन्होंने आउटराइटली मना कर दिया है उसमें सबसे पहला नाम आता है स्पेन का, जिसने सबसे पहले मना किया था यूएस के इस मैटर में इन्वॉल्व होने में। सेकंड नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने ये बात साफ करी है कि हम इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, दिस इज नॉट आवर वॉर। उन्होंने क्लियर कट ये जवाब दिया है। इटली ने भी मना कर दिया है और नाटो की जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं, इस समय पे 32 मेंबर कंट्रीज हैं नाटो की, अपार्ट इंक्लूडिंग यूएस, उन सारी की सारी कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ना जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो नाटो का फिर रेलेवेंस क्या रह जाता है। यूएस ईरान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, ये थर्ड वीक में एंटर कर चुका है कॉन्फ्लिक्ट, और बल्कि ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि हम आने वाले 3 और हफ्ते के लिए तैयार हैं, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, हम स्ट्राइक्स जारी रखेंगे अपनी। इनफैक्ट अगर ये मैटर नहीं शांत होता, ये डी एस्केलेट नहीं होता है, तो भी हमारे पास में कुछ एडिशनल प्लान्स हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और इस वॉर को जितना लंबा लड़ा जा सकता है उसके लिए हम तैयार हैं। तो इतना बड़ा मैटर जिसकी वजह से पूरा का पूरी जो दुनिया है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है। जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट, बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ, खासकर जो मिडिल ईस्ट है, वो नीचे जाने लगी है। इंडिया में भी असर दिखाई दे रहा है। एनर्जी क्राइसिस बन चुका है। यूएस के अंदर गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया में आप देख पा रहे हैं कि जो कुकिंग गैस है उसकी एलपीजी की एक तरह से त्रासदी क्रिएट होने लग गई है। तो इन सब चीजों के बावजूद भी जब पूरा वर्ल्ड परेशान है, नाटो इस समय पे बीच में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन है जो कि पूछना चाहिए ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, एब्सोल्यूट नो वर्ड यूज किया है, एब्सोल्यूट नो इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर फ्रॉम द साइड ऑफ नाटो इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, ये हम सब जानते हैं। नाटो को 1949 में बनाया गया था। आज के डेट में 32 कंट्रीज इसकी पार्ट हैं। जब शुरुआत हुई थी तो 12 कंट्रीज ने इसकी शुरुआत की थी। नाटो के आर्टिकल 5 में ये बात साफ मेंशन्ड है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक सारी दूसरी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज है नाटो की, उस पे माना जाएगा। और उसी के रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों के ऊपर, उसी के रिएक्शन के अंदर बाकी की जितनी नाटो मेंबर कंट्रीज है, दे आर अलाउड टू टेक एनी स्टेप, एनी मिलिट्री एक्शन। बट डिस्पाइट ऑफ दिस आर्टिकल 5, व्हाई so far we haven't seen any kind of action from the side of NATO? क्या है रीजन? रीजन है इसके जो दूसरे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला है आर्टिकल 1। नाटो ट्रीटी का जो आर्टिकल 1 है उसमें बात साफ मेंशन है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले नाटो मेंबर कंट्रीज को एक पीसफुल स्टांस लेना होगा, एक पीसफुल तरीका अपनाना होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को जितना शांति से पॉसिबल हो पाए उतनी शांति से उसे सेटल करना पड़ेगा,
सो दैट कि जो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी है, पीस है, जस्टिस है, वो एंडेंजर ना हो जाए। मगर आपने देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट किया यूएस ने, इसको स्टार्ट किया इजराइल ने। बातचीत चल रही थी यूएस की और ईरान की, उसके बावजूद भी इनफैक्ट ईरान ने ये बात मेंशन करी है कि कंक्लूजन पहुंचने वाला था इस बातचीत का, पीसफुल कंक्लूजन होने वाला था, उसके बावजूद भी यूएस और इजराइल ने इसके अंदर अपना ऑफेंसिव स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर, और उसकी वजह से जो आर्टिकल 1 है नाटो का, एक तरह से वो फॉलो नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आर्टिकल 1 फॉलो नहीं हुआ नाटो का, ये पहला ग्राउंड बनता है जिसकी वजह से नाटो इस पूरे गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सेकंड रीजन आता है आर्टिकल 5 अपने आप में। आर्टिकल 5 जिसको हैमर आर्टिकल भी कहा जाता है, हैमर मतलब कि किसी ने किसी के ऊपर अटैक किया, किसी कंट्री ने नाटो मेंबर कंट्रीज पे अटैक किया, अब सारी की सारी कंट्री अपनी पूरी ताकत लगा के जिसने अटैक इनिशिएट किया था उसके ऊपर वो अटैक करेंगी या एक तरह से रिएक्ट करेंगी। मगर आर्टिकल 5 एक्चुअली अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इट सेज दैट इट्स एन एक्ट ऑफ डिफेंस। एक्चुअली आर्टिकल 5 एक्ट ऑफ डिफेंस है, वो एक्ट ऑफ ऑफेंस नहीं है। अगर कोई कंट्री नाटो मेंबर की किसी भी कंट्री पे अटैक करती है, उसके बाद आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आर्टिकल 1 फॉलो किया गया हो या आर्टिकल 4 फॉलो किया गया हो। मगर आर्टिकल 5 एक्ट ऑफ डिफेंस है, वो एक्ट ऑफ ऑफेंस नहीं है। ना इस पूरी केस के अंदर जो पहली स्ट्राइक थी वो यूएस ने और इजराइल ने की थी। दैट इज second reason because of which the NATO is not participating in this whole game, in this whole conflict that was started by, especially by the Donald Trump and the Netanyahu. Third point आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि किसी कंट्री ने नाटो मेंबर कंट्रीज पे अटैक करा, ये एनफ नहीं होता। इसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है। एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में ही अगर अटैक होता है नाटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर या नाटो मेंबर कंट्रीज के किसी समुद्री जहाज पे या उसके एयरक्राफ्ट पे, तो ही आर्टिकल 5 को एक्टिवेट किया जा सकता है, आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए सिचुएशन को कि ईरान ने पहले इस वॉर को स्टार्ट किया होता, ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च की होती, वो मिसाइल या तो यूरोप की किसी कंट्री में गिर जाती, नॉर्थ अमेरिका तक चली जाती, कनाडा, यूएस, उस केस में शायद आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जा सकता था। नाउ अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका जिसके अंदर कनाडा और यूएस आ जाते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो रीजन है उसमें जितने भी नाटो की मेंबर कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं वो ये है कि आर्टिकल 6 अल्जीरिया के उन रीजन को भी इन्वॉल्व करता है जिसमें एक जमाने में फ्रांस की का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, फ्रांस उसको एडमिनिस्टर किया करता था। तो अल्जीरिया के कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो कि एक जमाने में फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, उस पे भी अगर अटैक होता है तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसको इन्वोक किया जा सकता है। एंड टर्की, सो प्लीज इसको याद रखिएगा, अल्जीरिया, टर्की, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहां पे किसी भी नाटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक होता है या नाटो के किसी भी वेसल पे अटैक होता है या उसके एयरक्राफ्ट पे अटैक होता है, तो ये माना जाएगा कि नाटो पे एक साथ अटैक हुआ है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नाटो फिर एक डिफेंसिव एक्ट के नाम पर अटैक कर सकती है वापस उस कंट्री के ऊपर। सो these are the three reasons because of which NATO is right now not getting involved in this whole situation of US-Iran war. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी स्लाइड्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।